समुंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा था जो दुनिया की तकदीर बदल सकता था। साल था 2003 के आसपास का। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक खबर आ रही थी, धीरे धीरे, बिल्कुल सुर से, जैसे कोई सांप अंधेरे में रेंगता है। खबर यह थी कि चीन अपनी एक ऐसी सबमरीन बना रहा है जिसका पता लगाना दुनिया की किसी भी नेवी के बस की बात नहीं होगी। अब आप सोचेंगे, सबमरीन तो बहुत देश बनाते हैं, अमेरिका बनाता है, रूस बनाता है, फ्रांस बनाता है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बात यह है दोस्तों कि ये कोई साधारण सबमरीन नहीं थी। ये थी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका कोड नेम था टाइप 094, जो बाद में जिन क्लास के नाम से जानी गई। और इस सबमरीन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये अपने अंदर JL-2 बैलिस्टिक मिसाइलें कैरी करती थी, जिनकी रेंज थी 7400 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब अगर ये सबमरीन बंगाल की खाड़ी में आ गई तो दिल्ली हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, हर शहर फायरिंग रेंज में आ जाएगा। और सबसे डरावनी बात, ये सबमरीन इतनी साइलेंट थी कि डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन था। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी संस्था की जिसका नाम सुनकर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ जाती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। जब रॉ को इस सबमरीन प्रोग्राम की भनक लगी तो उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जो सक्सेसफुल होता तो भारत को दशकों का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, और फेल होता तो डिप्लोमेटिक डिजास्टर होता ऐसा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शैडो ड्रैगन। असली सवाल यह है कि एक देश जो अपनी सिक्योरिटी को लेकर इतना पैरानॉइड है, जहां हर गली में कैमरा है, हर फोन टैप होता है, उसके अंदर घुसकर उसकी सबसे क्लासिफाइड चीज चुराना कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज इस कहानी को पूरी तरह समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए पहले चीन की सबमरीन प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। चीन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन की यात्रा 1950 के दशक में शुरू की थी। माओ जेडोंग ने 1958 में कहा था कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन बनानी ही होगी, चाहे इसमें 10,000 साल भी लग जाएं। उनकी पहली न्यूक्लियर सबमरीन टाइप 091 हान क्लास 1974 में कमीशन हुई, मगर ये इतनी शोर मचाने वाली थी कि अमेरिकी नेवी उसे मजाक में अंडर वाटर ड्रम बैंड बुलाती थी। फिर आई टाइप 092 शिया क्लास 1983 में। इसमें भी इतनी समस्याएं थीं कि ये ज्यादातर बंदरगाह में ही खड़ी रहती थी। ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट लगभग ना के बराबर। लेकिन फिर 2000 के दशक की शुरुआत में चीन ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने टाइप 094 जिन क्लास सबमरीन का डेवलपमेंट शुरू किया, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे। भारत के नजरिए से सोचिए, 1998 में पोखरण टेस्ट हो चुके थे, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया था। दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर तनाव पहले से ऊंचा था, और अब चीन एक ऐसी सबमरीन बना रहा था जो न्यूक्लियर मिसाइलें लेकर समुद्र में घूम सकती थी बिना किसी को पता चले। रॉ के विश्लेषकों ने आकलन किया कि अगर चीन के पास ये क्षमता आ गई तो भारत का पूरा न्यूक्लियर डिटरेंस का समीकरण असंतुलित हो जाएगा। जमीनी मिसाइलों को सैटेलाइट से ट्रैक कर सकते हैं, हवाई प्रणालियों को रडार से पकड़ सकते हैं, मगर समुद्र की गहराइयों में छुपी सबमरीन को कैसे रोकेंगे? रॉ मुख्यालय में एक के बाद एक बैठकें होने लगीं। सर्वोच्च स्तर पर सैटेलाइट तस्वीरें बता रही थीं कि चीन के हुलुदाओ शिपयार्ड में लियाओनिंग प्रांत में असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। निर्माण का पैमाना बहुत बड़ा था, मगर सैटेलाइट से सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, अंदर नहीं। और चीन ने सुरक्षा इतनी कड़ी रखी थी कि रूसी खुफिया एजेंसी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो रॉ के सामने एक ही सवाल था, अंदर की जानकारी कैसे निकालें? और यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आधिकारिक फाइलों में भी पूरी लिखी नहीं गई, जिसके बारे में सिर्फ फुसफुसाहटें हैं, लीक हुई रिपोर्ट्स हैं और सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनौपचारिक इंटरव्यू हैं। खुफिया दुनिया में एक शब्द होता है, ह्यूमेंट, ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब तकनीक से जो काम नहीं होता वो इंसानों से करवाना पड़ता है, और रॉ इसमें माहिर थी। रॉ का दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत नेटवर्क था, म्यांमार से थाईलैंड तक, सिंगापुर से हांगकांग तक। चीन के अंदर सीधे काम करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वहां हर होटल में पंजीकरण सीधे पुलिस को जाता है, हर हरकत ट्रैक होती है। तो रॉ ने अलग रास्ता अपनाया। चीन की जहाज निर्माण उद्योग में बहुत सारे विदेशी ठेकेदार काम करते थे, यूरोपीय, रूसी और दक्षिण पूर्व एशियाई कंपनियां। इन कंपनियों के जरिए चीन के रक्षा प्रतिष्ठानों तक सीमित पहुंच मिलती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ ने तीसरे देश के नागरिकों को भर्ती किया,
ऐसे लोग जो न भारतीय थे न चीनी, जो वैध व्यापारिक कारणों से चीन आ जा सकते थे। इन लोगों के जरिए चीनी नौसेना उद्योग के अंदर संपर्क बनाने का काम शुरू हुआ। पहले सामान्य परिचय, फिर व्यापारिक बैठकें, फिर भरोसा, महीनों कभी कभी सालों की मेहनत के बाद। इस प्रक्रिया को खुफिया दुनिया में कल्टीवेशन कहते हैं और रॉ के अधिकारी इसमें माहिर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ को हुलुदाओ शिपयार्ड से जुड़ा एक ऐसा स्रोत मिल गया जिसके पास तकनीकी जानकारी तक पहुंच थी। इस स्रोत की सटीक पहचान आज तक गोपनीय है। कुछ रिपोर्ट्स में चीनी नागरिक, कुछ में तीसरे देश का नागरिक, लेकिन जो भी था, ये स्रोत सोने की खान था। इसके जरिए रॉ को टाइप 094 सबमरीन की वो जानकारियां मिलने लगीं जो किसी भी खुले स्रोत में उपलब्ध नहीं थीं। पतवार डिजाइन की बारीकियां, प्रणोदन प्रणाली की विशिष्टताएं और सबसे जरूरी शोर के हस्ताक्षर का डेटा। ये शोर का हस्ताक्षर क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि हर सबमरीन की एक अनोखी आवाज होती है, जैसे हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग होते हैं। अगर आपको किसी सबमरीन की सटीक शोर हस्ताक्षर पता है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, चाहे वो कितनी भी खामोश हो। और ये जानकारी भारतीय नौसेना के लिए पूरा खेल बदलने वाली थी। मगर दोस्तों, खुफिया अभियानों में एक मोड़ आता है जब दांव इतने ऊंचे हो जाते हैं कि एक गलत कदम पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकता है। और वो मोड़ आ गया था। चीन की जासूसी रोधी एजेंसी MSS को कुछ गड़बड़ की भनक लगने लगी थी। MSS दुनिया की सबसे आक्रामक एजेंसियों में से एक है। ये लोग संदिग्ध जासूसों को महीनों तक देखते रहते हैं, तुरंत गिरफ्तार नहीं करते। पहले पूरा नेटवर्क मैप करते हैं, फिर एक साथ सबको उठाते हैं। रॉ के संचालकों को संकेत मिलने लगे कि MSS हुलुदाओ के आसपास ज्यादा सक्रिय हो गई है। सुरक्षा जांच बढ़ गई थी, कर्मचारियों की अतिरिक्त छानबीन हो रही थी और कुछ विदेशी ठेकेदारों की पहुंच अचानक बंद कर दी गई थी। साफ संकेत था कि जानकारी लीक होने का शक हो गया है। अब रॉ के सामने दो विकल्प थे। पहला, अभियान बंद करो, स्रोत को निष्क्रिय कर दो, सुरक्षित खेलो। दूसरा, जितनी जानकारी मिल सकती है जल्दी से जल्दी निकालो, जब तक मौका खुला है अधिकतम निकालो। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ ने दूसरा विकल्प चुना और ये एक बहुत बड़ा जुआ था, क्योंकि अगर MSS ने स्रोत को पकड़ लिया तो न सिर्फ वो इंसान खत्म होगा, बल्कि रॉ का पूरा नेटवर्क उजागर हो सकता था। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। चीन में जासूसी की सजा मृत्युदंड है, मौत की सजा, कोई दया नहीं, कोई बातचीत नहीं। 2008 में चीन ने अपने ही नौसैनिक अधिकारी वो वेईहान को फांसी दी थी क्योंकि उसने सबमरीन तकनीक ताइवान को बेचने की कोशिश की थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं किसी विदेशी शक्ति के एजेंट का क्या होता। लगभग 2004 के आसपास रॉ ने अपने स्रोत से एक बड़ा खुफिया पैकेज निकाला। इसमें टाइप 094 के प्रमुख तकनीकी ब्लूप्रिंट थे, पतवार डिजाइन के मापदंड, प्रणोदन प्रणाली की विशिष्टताएं और मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली के बुनियादी रेखाचित्र। ये जानकारी भौतिक थी या डिजिटल, यह स्पष्ट नहीं है, मगर आधुनिक जासूसी में एक छोटी सी माइक्रो SD चिप में, जिसे नाखून के नीचे छुपाया जा सकता है, गीगाबाइट्स का डेटा आ जाता है। डेटा को कई हिस्सों में, कई रास्तों से अलग अलग लोगों के जरिए निकाला गया। स्टेगनोग्राफी जैसी तकनीकें भी इस्तेमाल हुईं, जिसमें डेटा को साधारण दिखने वाली तस्वीरों में छुपाया जाता है। और फिर एक रात, जब सब कुछ लगभग पूरा हो चुका था, कुछ बहुत गलत हो गया। MSS ने एक संदिग्ध की पहचान कर ली थी। कौन था ये? स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ कहते हैं रॉ का बिचौलिया, कुछ कहते हैं एक चीनी नागरिक। मगर चीनी जासूसी रोधी एजेंसी हरकत में आ गई थी। रॉ ने तुरंत आपातकालीन निष्कर्षण प्रोटोकॉल सक्रिय किए। हर स्रोत के लिए पहले से एक भागने का रास्ता तय होता है, कोड शब्द होते हैं, सुरक्षित ठिकाने होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्रोत को चीन से एक पड़ोसी देश के रास्ते निकाला गया, संभवतः दक्षिण पूर्व एशियाई सीमा के जरिए, और ये निष्कर्षण सफल रहा। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब निकाले गए डेटा का विश्लेषण किया गया तो जो खुलासे सामने आए, उन्होंने भारत की पूरी नौसैनिक रणनीति को नया आकार दिया। पहली बात, इस सबमरीन का डिजाइन रूसी डेल्टा 3 श्रेणी से काफी प्रेरित था, मतलब चीन ने मौलिक शोध कम किया था। दूसरी बात, सबमरीन के वास्तविक शोर स्तर चीनी दावों से ज्यादा थे, मतलब ये उतनी खामोश नहीं थी जितना चीन दावा कर रहा था। ये भारत के लिए बड़ी राहत थी। तीसरी बात, JL-2 मिसाइल प्रणाली में तकनीकी चुनौतियां थीं जो चीन ने अभी हल नहीं की थीं। और सबसे जरूरी चौथी बात, सबमरीन की संचालन गहराई और सहन शक्ति के सटीक मापदंड मिल गए। भारत को पता चल गया कि यह सबमरीन कितनी गहराई तक जा सकती है और कितने दिन पानी में रह सकती है। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए सोने जैसी कीमती जानकारी। इस जानकारी के आधार पर भारत ने P-8I पोसाइडन समुद्री गश्ती विमानों की खरीद तेज की, जो विशेष रूप से सबमरीन खोजने के लिए बनाए गए हैं।
पानी के अंदर के सेंसर नेटवर्क मजबूत किए गए, खासकर बंगाल की खाड़ी में। और भारत के अपने न्यूक्लियर सबमरीन कार्यक्रम ATV, जो बाद में INS अरिहंत बनी, उसमें भी इस खुफिया जानकारी का उपयोग हुआ। क्योंकि जब आपको पता हो कि प्रतिद्वंदी क्या बना रहा है, तो आप अपना जवाब उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं। 2016 में कमीशन हुई INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके डिजाइन में चीन की सबमरीन क्षमताओं की विस्तृत जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब एक सवाल जो हर कोई पूछता है, चीन को पता चला या नहीं? खुफिया दुनिया में एक दिलचस्प बात होती है, बहुत बार दोनों तरफ को पता होता है, मगर कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब है शर्मिंदगी, और शर्मिंदगी का मतलब है तनाव बढ़ना। चीन ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि भारत ने तकनीक चुराई, मगर 2005 के बाद चीन ने शिपयार्ड की सुरक्षा प्रक्रियाओं में नाटकीय बदलाव किए। हुलुदाओ के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र बना, विदेशी ठेकेदारों की पहुंच गंभीर रूप से सीमित हुई, और MSS ने बड़ा पुनर्गठन किया। ये सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, कोई पक्का प्रमाण नहीं, मगर समय बहुत दिलचस्प है। रॉ के लिए ये अभियान एक मील का पत्थर था। पारंपरिक रूप से रॉ को पाकिस्तान केंद्रित एजेंसी माना जाता था, मगर चीन के अंदर इतना बड़ा अभियान सफलतापूर्वक चलाना, ये रॉ का एक नया आयाम था। इसने साबित किया कि रॉ वैश्विक स्तर पर काम कर सकती है। बाद के सालों में रॉ ने अपना चीन डेस्क काफी विस्तारित किया, ज्यादा अधिकारी चीनी भाषा सीखने लगे, दक्षिण पूर्व एशियाई नेटवर्क और मजबूत हुए। अब दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर खुफिया दुनिया में कोई कहानी कभी खत्म नहीं होती, और इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ खुफिया विश्लेषक जो दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका एक बहुत परेशान करने वाला सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि क्या होगा अगर चीन को पहले से पता था। सोचिए, अगर MSS ने रॉ के स्रोत की पहचान कर ली थी, तो उन्होंने उसे तुरंत क्यों नहीं पकड़ा? क्यों उसे कुछ समय तक काम करने दिया? खुफिया दुनिया में एक तकनीक होती है जिसे नियंत्रित रिसाव कहते हैं। इसमें आप जानबूझकर अपने प्रतिद्वंदी को जानकारी चुराने देते हैं, मगर वो जानकारी आंशिक रूप से सच होती है या जानबूझकर भ्रामक। अगर चीन ने यह किया, तो इसका मतलब है कि रॉ ने जो ब्लूप्रिंट चुराए, वो आंशिक रूप से हेरफेर किए हुए थे। अगर शोर हस्ताक्षर का डेटा गलत था, तो भारत की पनडुब्बी रोधी रणनीति चीनी सबमरीनों के खिलाफ पूरी तरह कारगर नहीं होगी। अगर पतवार के मापदंड बदले हुए थे, तो भारत की अपनी सबमरीन का डिजाइन सर्वोत्तम नहीं होगा। और अगर मिसाइल प्रणाली की कमजोरियां बढ़ा चढ़कर बताई गई थीं, तो भारत खतरे को कम आंक रहा होगा। ये सिद्धांत प्रमाणित नहीं है दोस्तों, मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं। इसके विरुद्ध तर्क भी है कि अगर सब नियंत्रित रिसाव होता, तो चीन ने बाद में सुरक्षा इतनी क्यों कड़ी की? MSS ने पुनर्गठन क्यों किया? इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि ये सब भी नाटक हो सकता है, ताकि रिसाव की विश्वसनीयता बनी रहे। और यही तो खुफिया दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। यहाँ सच और धोखे के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती है कि दशकों बाद भी पता नहीं चलता कि असली क्या था और नकली क्या। 2024 में देखिए तो चीन के पास टाइप 096 सबमरीन विकास में है, जो टाइप 094 से नाटकीय रूप से बेहतर है, ज्यादा खामोश, ज्यादा सक्षम, लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ। भारत के पास INS अरिहंत के बाद INS अरिहात भी कमीशन हो चुकी है, और S5 श्रेणी की सबमरीनें योजना में हैं। दोनों देश एक पानी के अंदर की हथियारों की दौड़ में हैं। समुद्र की गहराइयों में एक खामोश युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में सटीक जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। तो सवाल यह है दोस्तों, जो जानकारी रॉ ने चुराई, वो असली थी या चीन का एक विस्तृत जाल था? और अगर जाल था, तो क्या रॉ को बाद में पता चला? क्या उन्होंने रणनीतियां सुधारी, या फिर यह सिद्धांत ही गलत है और रॉ ने वाकई चीन को मात दी थी? सच क्या है, ये शायद हम कभी नहीं जानेंगे, क्योंकि खुफिया दुनिया में सच वही होता है जो आप साबित कर सकें, और यहाँ कोई कुछ साबित नहीं करना चाहता। एक बात पक्की है दोस्तों, हिंदुस्तान और चीन के बीच समुद्र की गहराइयों में जो खेल चल रहा है, वो दुनिया का सबसे ऊंचे दांव का खेल है, और इस खेल में एक गलत चाल, सिर्फ एक, सब कुछ बदल सकती है। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन शैडो ड्रैगन की कहानी। जितना बता सका उतना बताया। बहुत कुछ ऐसा है जो शायद कभी सार्वजनिक नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, रॉ ने चीन को मात दी थी या चीन का जाल था? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।